गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। प्रिपरेशंस अच्छी हो गई होंगी बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज द एग्जाम। आई होप यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैंने इस चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 1 and 2 ऑफ पेपर प्रीलिम्स जीएस पेपर 2021 एंड 2022 का सॉल्व अपलोड कर दिया है। नाउ टुडे आई विल अपलोड 2023 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड 2024 पार्ट 1 पार्ट 2। प्लीज वॉच द होल पेपर। दिस विल हेल्प यू अ लॉट डे आफ्टर टुमारो इन योर जीएस पेपर टू क्लियर द कट ऑफ। सो ये आज पेपर पार्ट 1 है 2023 सेट ए का। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू टेल कि 2023 में ओनली पेयर वाले विच मेनी ऑफ यू आर फ्राइटेंड, काफी लोग अफ्रेड हैं कि पेयर वाले सर हम कैसे सॉल्व करें। तो 2023 में देयर अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन जो ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चंस हैं एंड दोज आर टफ बट दे कैन बी अटेम्प्टेड। मेनी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड। कैसे है? लेट्स चीट कोड सीरीज में जो आपको रेड फ्लैग्स बताए हैं, नंबर आ जाता है, ओनली आ जाता है, प्लस नॉलेज एंड कॉमन सेंस, उसको यूज करके मेनी ऑफ द क्वेश्चन ओनली वाले कैन बी अटेम्प्टेड। हाउएवर मैंने अपना अटेम्प्ट 2018 और 2022 तक दिया है, 5 कंटिन्यूस अटेम्प्ट दिए एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल दोस 5 जीएस कट ऑफ्स। तो मैंने उसमें 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 30-35 का आई वाज वेरी श्योर विद नॉलेज इजीली हो जाते थे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट करता था, आई यूज्ड टू यूज माय नॉलेज, प्लस नॉलेज के साथ साथ मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता था, तो देयर I used to see the red flag, जो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई, I used to see the red flag, then I used to attempt and I cleared the cut off 2018 से लेकर 2022 तक। बट 2023 का पेपर I did not give, बट अगर मुझे 2023 का पेपर देना होता तो इंस्टेड ऑफ 90 प्लस क्वेश्चन I would have attempted around 75 क्वेश्चन। इतने कम क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जहां ओनली वाले क्वेश्चन है उधर हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वो ओनली पेयरिंग में वो क्वेश्चन वी कैन अटेम्प्ट जिसमें रेड फ्लैग मिल जाए, जो जिसमें प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से पेयर सेलेक्ट करना है, इसमें हम रेड फ्लैग कैच कर सकते हैं। बट देयर आर मेनी क्वेश्चन 1 वर्ड वाले जिसमें रेड फ्लैग कैच करना है टफ, तो आई वुड हैव स्किप दोस क्वेश्चन। थैंकफुली इन 2024 ओनली पेयर वाले क्वेश्चंस वर लेस देन 20, तो 2024 वाला पेपर इफ आई वुड हैव गिवन, आई वुड हैव अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 80 क्वेश्चंस, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी था। 2025 में एक्सपेक्टेशन है कि यूपीएससी होपफुली ओनली 3 वाले पेयरिंग वाले क्वेश्चंस कम देगा, लेस देन 20 होपफुली। बट लेट्स प्रैक्टिस कि उन्हें कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते थे। वी विल सी हाउ वी कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन इन दिस पेपर 2023। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement. First statement is Jhelum river passes through Wular lake. Then statement 2, Krishna river directly feeds Koleru lake. Third, meandering of Gandak formed Kamwar lake. Ab here there is no red flag. If you know, attempt it, otherwise skip it. So it's a tough question है. Second, this is interesting question. This was the news. Consider the following pair. Kamaraja Port, first major port in India, registered as a company. This is famous. This is correct. Second, Mundra Port, largest private owned port in India. This is correct. अडानी पोर्ट है, इधर काफी ड्रग्स वगैरह पकड़े गए थे, तो ये भी न्यूज में था। दिस इज करेक्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। वी नो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust. This is in Mumbai, so this is wrong. Answer is B, only 2 pairs. Question number 3, consider the following trees: first, second, third, jackfruit, mahua, teak. Which of the following are deciduous? We have read in NCERT कि deciduous में mahua और teak is given. First का is not given, this is evergreen. We can take the risk क्योंकि हमने दोनों पढ़ा है, mahua, teak। NCERT में jackfruit भी दिया होता है deciduous में, अगर हमने पढ़ा होता। आंसर इज B, only 2. Next, question number 4. Consider the following statement. India has more arable area than China. This is wrong. China is much larger than India. So India, China में ज्यादा एरिया होगा. This is wrong. Then question number statement 3 we will read. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. This is opposite. China की productivity is much higher because China has better technology, better seeds, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इज हायर। इंडिया में इतना टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इज अ बिट लोअर इन इंडिया। दिस इज मतलब मेजर इशू इन इंडिया। दिस इज रॉन्ग। सेकंड, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। इधर दिस इज करेक्ट, बाकी दोनों इंडिया का रॉन्ग है। दिस इज करेक्ट क्योंकि हम फिरोज शाह के टाइम से देखना, फिरोज शाह कंस्ट्रक्टेड मैनी इरिगेशन के लिए, मैनी कैनल्स एंड ऑल। तो इरिगेशन का इकोसिस्टम एंशिएंट टाइम से इंडिया में, जैसे टैंक्स है, बाउलीज है, ये सारे सिस्टम एंशिएंट से चलते आ रहे हैं। तो इंडिया हैज मोर इरिगेटेड एज कंपेयर टू चाइना, ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। ये कॉमन सेंस लॉजिक से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप सिर्फ नॉलेज से नहीं कर सकते, नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा इंट्यूशन, कॉमन सेंस और ये टिप्स ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। देन क्वेश्चन 5,
Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level? Repeated falls giving rise to present day extensive marshland. Options are Bhitarkanika mangrove, Marakanam salt pans, Naupada swamp, or Run of Kutch. I haven't heard about B or C वाला option. Bhitarkanika is very famous Odisha में, and Run of Kutch is very famous गुजरात में. When I read कि repeated falls of sea, तुम्हें पता है ये Run of Kutch is like this. इस टोपोग्राफी की वजह से उधर सी लेवल्स जो होती हैं, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड, इसकी वजह से काफी आती हैं, और इधर काफी ये मार्शलैंड बना होता है बिकॉज इट इज नियर द सी. तो इसकी वजह से रिपीटेड सी फॉल्स की टाइड की वजह से आई हैव रेड अबाउट इन द एनसीईआरटी और जनरल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी. आंसर तब मुझे डी मैंने मार्क किया इंट्यूशन से, क्योंकि आई वाज कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी, बट रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, हाई टाइड वगैरह आती है, आई हैव रेड कि ये कच्छ रीजन में होता है, तो दिस इज रन ऑफ कच्छ. तो इंट्यूशन बेस्ड मैंने इधर ये मार्क कर दिया, तो कॉमन सेंस नॉलेज लगाकर. Sixth, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India. It's like monazite. मतलब monazite जैसे कुछ कोस्टल एरियाज में ऐसे ये मिनरल्स हैं, यानी these are rare minerals like monazite. कुछ ही एरिया में of India are rich sources of which one of the following? Aluminium, copper, iron. These are very common and abundantly available. अधिकतर सब कोस्ट मतलब काफी कोस्ट में. But titanium is rare and this is related to ilmenite, rutile. This is rare. So I marked it by intuition. Fourth होना चाहिए titanium. Next, question number 7. About 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle is produced by China. इतना ज्यादा अपना अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है ये सारा क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने के लिए. अर्जेंटीना, बोत्सवाना, डीआरसी, कजाकिस्तान. आंसर वुड बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो यू कैन इजीली गेस कि 8th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉन्गो, और इधर भी आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये हमने जब हमने पीवाईक्यू सॉल्व करा था 2021 का, आई गेस, उसमें ये एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था. सोगरा का हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज थी, दोनों क्वेश्चन सेम रिपीटेड थे, तो उसमें एक का आंसर सोगरा था. सिमिलरली राइस वाला एक क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था कि कौन सा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा देता है, तो उधर ऑप्शन में राइस था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन था. तो यूपीएससी ऐसे आपको हिंट देता है, यू हैव टू पिक अप दोस हिंट्स. रिमेंबर यूपीएससी वांट्स टू सेलेक्टिव, तो यूपीएससी कीप्स ड्रॉपिंग द हिंट ऑफ द आंसर इन द पेपर. यूपीएससी पेपर में कुछ ना कुछ हिंट डालता रहता है, यू जस्ट हैव टू कैच इट. वो कैसे होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड से. इफ यू आर अफ्रेड एंड ओवर थिंकिंग तो पेपर सॉल्व करना टफ हो जाएगा. कामनेस से दोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करेगा. तो ये जो मैं कॉमन सेंस वाली चीज लगा रहा हूँ, रन ऑफ कच वगैरह, तो यू आर एबल टू इंप्लीमेंट दिस कॉमन सेंस वाला थिंग. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा. आंसर इज कैमरून. इफ यू हैव रेड द मैप तो अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप इट. इसमें रेड फ्लैग नहीं, इसमें आपको इफ यू हैव नोन, यू हैव स्टडी तो अटेम्प्ट. इट्स ए, कैमरून. 9th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस of Vidya and Sahyadri hills ranges. Biligiri Rangan hills constitute the easternmost part of Satpura range. Seshachalam hills constitute the southernmost part of the Western Ghats. So these are extremely 3 words हैं, तो we can do take the risk and mark none incorrect. अगर ये कोई भी इसमें जनरल लिखा होता आर एट विद्या सिंपल ऐसे कीवर्ड्स नहीं दिए होते, मे बी इट वुड हैव करेक्ट, पर दोनों में 3 ये कीवर्ड ऐसे एक्सट्रीम दिए हुए हैं, तो दिस इज अ रेड फ्लैग. We can take the risk or you can skip it अगर उस टाइम पे ये नहीं सोचा तो. Then question 10. With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. Again ये tricky question था, knowledge based. East and Western corridor under quadrilateral project connects Dibru and Surat. This is wrong. ये गलत सिटीज के नाम दिए. Next, trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. This is again wrong word given. This is wrong. Third, Myanmar, वो Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming. नहीं, ये गलत दिया है, कैलकाटा होना चाहिए था. Such places are wrong. Answer is D, none. Knowledge से आता तो attempt करते, otherwise skip it if you are not sure. इसमें red flags use नहीं होगा. Then 11. Consider the following statement. India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. This is correct. Coal पे हमारा dependence बहुत ज़्यादा है. Second,
यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। मैंने बताया था एक ट्रिक में एटलीस्ट सही होता है, बट एटलीस्ट अगर कम नंबर होते हैं 10%, 5%, दीज सॉर्ट ऑफ नंबर्स आर करेक्ट। इतना एक्सट्रीम नंबर, दिस इज रॉन्ग। एटलीस्ट 60% इज रॉन्ग। यूरेनियम एनरिचमेंट 5% पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। राइट इन द कमेंट सेक्शन कितना परसेंटेज एनरिच करने से न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। तो दिस इज, एंड ऑल्सो JCPOA डील इज बिटवीन यूएस एंड विच अदर कंट्री? जॉइंट न्यूक्लियर एक्शन प्लान। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। एटलीस्ट 60%, दिस इज रॉन्ग। 5% होना चाहिए। इतना एक्सट्रीम एटलीस्ट इज गलत। अगर कम नंबर का होता है एटलीस्ट 5%, 10%, उसके चांसेस करेक्ट होने के ज्यादा लॉजिकल होते हैं, रैशनल होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 12th, consider the following statement. Marsupials are not naturally found in India. Maybe. Let's see next. Marsupial can thrive only in mountain grassland with no predator. वेरी कॉमन सेंस कि पूरी फूड चेन में हर एक जने का किसी ना किसी का उस साइकिल को सस्टेन करने के लिए प्रेडेटर होता है, एवरी मतलब हर स्पीशीज का। तो दिस इज रॉन्ग। आंसर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप that develop global invasive species database belongs to which one of the following? ये हम सबने पढ़ा है, this is very basic। IUCN की लिस्ट होती है, critically endangered रेड बुक होती है, this is IUCN, this is directly, this is one of the easiest question। then 14, consider the following fauna: line-tailed macaw, second Malabar civet, third sambar deer, which one of the following are generally nocturnal animal active after sunset? this is knowledge based। इसमें कोई रेड फ्लैग यूज नहीं होगा, note red flag used। you can skip this question। answer is only 2, but you can skip this अगर आते तो attempt, नहीं तो नहीं। 15, which one of the following organism perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food? ये काफी प्रोमिनेंट है, मतलब ये हनी बीज में काफी फिनोमेना होता है जब वो अट्रैक्ट करने के लिए फूड अपना जो हनी कलेक्शन करती है उसमें ये प्रैक्टिस वेगल डांस करती है। दिस इज हनी बीज। आई होप ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, करेक्ट, जनरल। सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी। सम मशरूम की देयर आर इनफाइनाइट स्पीशीज, सो कुछ मशरूम्स में ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, पॉसिबिलिटी है, वर्ड साइंस एंड एनवायरमेंट वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, तो उसमें सम वाली चीजें सही होती हैं। सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, इतने सारे मशरूम है, देयर वुड बी सम मशरूम जिसमें प्रॉपर्टी। आंसर डी, ऑल फोर, मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल्स। फर्स्ट, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows in the ground। they store their food material like nuts and seeds in the ground। they are omnivores। this is wrong। इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये नॉलेज बेस्ड है, ओनली नॉलेज बेस्ड। you can skip it if you haven't read it। I would have skipped it। then question number 18, consider the following statement। some microorganism can grow in environment with temperature above boiling point। इतने microorganism होते हैं, some microorganism can grow। second, some microorganism can grow in environment with temperature below freezing point of water। some microorganism possible। third, some microorganism can grow in highly acidic environment। हाईली से कंफ्यूज मत होना, सम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन वेरी 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 एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। कुछ को हम स्पेस ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद पीएच बिलो 3। दिस इज आल्सो करेक्ट। आंसर वुड बी सी, ऑल द 3। तो दीज आर लाइक ओनली पेयर वाले स्टूडेंट्स आर, मतलब वेरी एंजाइटी में होता है, काफी एंजाइटी होती है कि पेयर वाले कैसे करें। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिधर वी कैन कैच रेड फ्लैग्स एंड ट्रिक्स would work here, तो easy to attempt होता है। next, 19, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood। अब आई मीन फिशिंग कैट और ऑटर का तो मैं शॉर्ट सा नहीं हो सकता। ओरेंगुटन मतलब ये ह्यूमन जैसा थोड़ा बिहेवियर है, टूल इंसेक्ट्स करना, स्लोथ वेयर है, ओरेंगुटन में से आई वाज कंफ्यूज्ड, तो मैं इन दोनों में से रिस्क लेके अटेम्प्ट करता। आंसर इज ओरेंगुटन। इफ यू नो नॉलेज है तो अटेम्प्ट इट, otherwise skip this question। next, consider the following। in making of how many of the above are hydrochlorocarbons used? hydrochlorocarbons वो जो गैस होती है वो किस किस में यूज होती है? aerosols, foam agents,
फायर रिटर्टेंट, इन तीनों में गैस बनती है, दीज आर गैस बेस्ड, और ये ल्यूब्रिकेंट्स इज, ये ऑड की वजह से तो आई फाइंड इट ऑड इन तीनों में कि इन तीन में गैस है, तो हाइड्रोकार्बन के चांसेस कम। मे बी ये मतलब उधर जो कॉमन सेंस वो यूज होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो ऐसा वर्क करता है कि ये तीनों गैस है और ल्यूब्रिकेंट इज लिक्विड वेस्ट, तो दिस कांट बी पॉसिबल। हाइड्रोक्लोरोफॉर्म कार्बन इज पॉसिबल इन ये 1, 2 and 3rd, आंसर इज ओनली 3। तो दिस वर्क्स व्हेन यू आर काम, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा वर्क करता है एंड यू आर एबल टू आंसर इट, इसलिए कट ऑफ क्लियर हो पाती है। देन 21, Statement 1. Interest income from the deposit in infrastructure investment trust distributed to the investor is exempted from tax, but the dividend is taxable. Remember मैंने 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता, एक स्टेटमेंट दिया था, उधर मैंने रॉन्ग किया था। मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट नेवर लीव्स इट्स टैक्स, गवर्नमेंट वांट टैक्स, हर चीज में टैक्स। ब्लैक मनी वाला भी क्वेश्चन आया था 2021 में, डेट वी हैव सॉल्व्ड, उधर भी ऑप्शन था कि सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या है गवर्नमेंट का ब्लैक मनी से, टैक्स का इशू हो जाता है कि टैक्स नहीं मिलता। तो हमेशा गवर्नमेंट कभी भी अपना टैक्स एग्जाम नहीं करेगी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, तो एग्जाम्शन नहीं होता टैक्स में इंटरेस्ट इनकम का, तो दिस इज अ मेजर हिंट, दिस इज अ रेड फ्लैग। वी हैव स्टडीड इन 2 क्वेश्चंस टैक्स रिलेटेड पास्ट में जो हमेशा गलत रहे। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 प्लस इधर एक और हिंट है, बट लग रहा है, तो एक और रेड फ्लैग मिल गया। Second, statement 2, investment trust are recognized as borrower under securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of Security Interest Act 2002. This is general correct. Option 1 is incorrect and 2 is correct. Then question number 22, consider the following statement. Statement 1, in the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hike. Second, पोस्ट पेंडेमिक में सब इन्फ्लेशन हो गया था बहुत ज्यादा वर्ल्ड में, तो काफी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देन स्टेटमेंट 2, सेंट्रल बैंक जनरल स्टेटमेंट assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary means, तो ये सही है इन्फ्लेशन। तो many students are confused कि सर स्टेटमेंट 1 is correct, 2 is correct, but how do we know कि हम ऑप्शन ए करें या मार्क या ऑप्शन बी, इज ऑप्शन 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन 1, ये कैसे पता चलेगा? तो इधर आप स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में बिकॉज लगाइए। अगर बिकॉज से ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट से इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाइक कब होता है? जब इन्फ्लेशन हो। तो सेकंड स्टेटमेंट में रीजन दे रखा है, सेकंड रीजन में इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस राइज वाला रीजन दे रखा है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर ये कंज्यूमर राइज वाला नहीं दिया जाता तो ये स्टेटमेंट हम सेकंड वाला ऑप्शन बी करेक्ट कर देते, पर इसमें कंज्यूमर प्राइस राइज फर्स्ट का रीजन है, तो इसलिए हम 22 का ऑप्शन ए मार्क करेंगे। तो रीजन ये दे रखा है, बिकॉज से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दिस इज करेक्ट। क्लाइमेट मार्केट्स यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट कन्वेंशन में इसको फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। सेकंड, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, दिस इज जनरल, दिस इज करेक्ट। अब इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं होगा, सेकंड करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें देयर इज नो कोरिलेशन, बिकॉज लगाकर भी नो कोरिलेशन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट डज नॉट टॉक अबाउट, इट डज नॉट टॉक अबाउट प्राइवेट और स्टेट, प्राइवेट सेक्टर और स्टेट, ठीक है, तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर इज बी। बिकॉज लगाया तो सेंटेंस मीनिंगफुली फॉर्म नहीं हुआ। 24, which one of the following activities of RBI is considered as sterilization? स्टेरिलाइजेशन न्यूज में था, फॉरेन एक्सचेंज को की वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता हो, काफी न्यूज में रहता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मनी सप्लाई कम ज्यादा करने के लिए आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिससे मनी सप्लाई वो मेंटेन रहे। आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 25, consider the following markets, how many of the above are included in capital market? अगेन आपने मृणाल की नोट से कोई भी इकोनॉमिक की बेसिक बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, these two are money market, money market are short term, and this 1 and 4 this is long term, long term capital market। आंसर इज ओनली 2, ये डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। यानी एक तरह से कोऑपरेटिव का हो गया कि स्मॉल स्मॉल फार्मर्स कमिंग टुगेदर टू मेंटेन लार्ज फील्ड, जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, कॉस्ट कम आए। फर्स्ट, resettlement of a large number of people. Is it about resettlement uprooted from their countries due to war by giving them large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce? Matlab, this does not make any sense. Resettlement, war, this is wrong. Second, many marginal farmers in an area, सबके पास थोड़ी थोड़ी land है, organize themselves like cooperative into group and synchronize and harmonize selected agriculture operation. This is correct. जिसमें specialization है तो उसमें वो चीज करते हैं अपनी लैंड कलेक्टिव करके, तो इट्स लाइक कोऑपरेटिव. दिस इज जनरल स्टेटमेंट, पॉसिबली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. Many marginal farmer in an area together make a contract with a corporate body. This is very commercialization of farming. And surrender their land, मतलब very negative, their land to the corporate body for a fixed term for which corporate makes payment of agreed amount to farmer. This is wrong. We know. क्यों? Fourth, a company extend loan, technical knowledge, and material input to a number of small farmers in an area so that they produce agriculture commodity required by the company for its manufacturing processes for commercial production. Again, this is commercialization of agriculture. This is option B. This is cooperative farm type of farming. This option B is correct. This is positive. I hope समझ आ गया होगा how to attempt the question. Next, question number 27. Consider the following statement. First, the government of India provides minimum support price for Niger seeds. Maybe, may not be. Let's see. इससे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे. Some tribal people, some, this is correct. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. Now, if we know, अगर हमें पता है some tribal वाला स्टेटमेंट, this is correct. तो ट्राइबल यूज करते हैं नाइजर सीड. अगर ट्राइबल नाइजर सीड यूज करते हैं तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि ये इसके प्राइसेस वगैरह कम रहे. तो प्राइसेस कम करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी पे बाय करती है, जिससे ट्राइबल को कम रेट पे वो उनकी कुकिंग के लिए नाइजर सीड प्रोवाइड कर पाए. तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट. तो हमें पता चल गया एमएसपी गवर्नमेंट इसके लिए अनाउंस करी क्योंकि ट्राइबल यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करके ट्राइबल को कम कॉस्ट पे देगी. तो वी नो. फिर नाइजर सीड इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स कल्टिवेटेड या एमएसपी में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर खरीफ सीजन क्रॉप. नाइजर इज खरीफ सीजन. यू कैन टेक द रिस्क हियर. एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ऑल थ्री. क्योंकि 2 के लिए तो वी आर श्योर, थर्ड वाले के लिए ऑल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो करेक्ट होगा एनवायरमेंट का. ऑल थ्री. आई होप आपको सॉल्व करना आ रहा है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28. कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट. क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल इज नॉट फिजिकल एसेट. इट इज नॉट फिजिकल लाइक बिल्डिंग, कार, इसकी तरह नहीं होता. इंटेंजिबल क्या होता है? आंसर फर्स्ट इज ब्रांड रिकॉग्निशन. ब्रांड रिकॉग्निशन आप यू कैन टच इट और फिजिकली फील इट. इट इज इंटेंजिबल, मतलब यू कैन फील इट, कांट टच इट. फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री यानी गुड्स, टेक्सटाइल है, कुछ भी गुड्स है, वो आपकी इन्वेंट्री होती है जो आप खरीद बेच रहे हो. तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज टेंजिबल. ठीक है. थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑल्सो यू कैन टच, you can only know and feel it. Fourth, mailing list of client. Obviously, you can't touch it. You have the list. Answer is only 3. Option C. I hope you समझ आया होगा. Next, question number 29. Consider the following. इसमें 5 options are given: demographic performance, forest and ecology, government reform, stable government, fiscal and tax and fiscal efforts. For the horizontal tax distribution, 15th Finance Commission ने किस उसको अदर देन पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस, किस 3 उनको पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया था. इसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सही है. इंसेंटिव करते हैं, जिस स्टेट ने अच्छा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किया है उसको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करेक्ट, क्योंकि फोकस गवर्नमेंट टू फॉरेस्ट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट रिफॉर्म एंड स्टेबल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट, ये उसमें नहीं था. टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स आर करेक्ट. ऑप्शन इज ओनली 3, 1, 2 एंड 5. ये बेसिक क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा जा चुका है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा. तो ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कांट बी रॉन्ग. देन क्वेश्चन नंबर 30. कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स. 4 नेम्स दिए हैं. ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन. इसमें इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है.
initiative focus for its investment: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, and renewable energy. These three are sustainable economics. Healthcare, healthcare, education, water, sanitation. ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं. तो दिस इज ऑड फ्रॉम अदर ऑप्शन. तो आंसर इज ओनली 3, 1, 2 एंड 4. 3 ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि बाकी जितने ऑप्शंस हैं दोज आर ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल वो इकोनॉमिक वाले टर्म्स, और ये जो हेल्थ है दैट इज सोशल. बाकी के इकोनॉमिक है, ये सोशल है. तो इसलिए दिस इज ऑड वन आउट. तो बाकी इनोवेशन इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ये वाले ज्यादा करेक्ट है. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही यू कैन ऐसे रेड टैग लगा सकते हैं कि जो ऑर्डर इसको डिलीट कर सकते हैं. 31. In essence, what does due process of law means? Due process of law, लक्ष्मीकांत में गिवन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है. ए द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ये किसने दिया था? डाइसी ने. डाइसी सेट की जो देयर शुड बी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. दिस इज अबाउट फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ठीक है. प्रोसीजर तो इट इज ऑपोजिट. फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ से बेटर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये वाला है. दिस इज ब्रॉडर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. दिस इज नैरो. डी इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये भी सब इसमें कवर हो जाता है, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर कवर अंडर ए. तो दिस इज ब्रॉडर ए. आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट 32. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. In India, prisons are managed by state government with their rules and regulation for the day-to-day administration of prison. So we know that prison is a state subject. Second, state subject है. Second, in India, prisons are governed by the Prison Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government. So this is correct because लगाएंगे. स्टेट गवर्नमेंट क्यों मैनेज करती है? क्योंकि ये प्रेजेंट एक्ट में दिया गया है. आंसर वुड बी ए. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of country? First is, मतलब हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. सी, it defines limit and power of government. This has been asked at least 3-4 times in last 5-6 years. सेम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का मेन रूल क्या होता है, इधर सब में आंसर इज इट लिमिट्स ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. दिस वाज डिलीटेड बाय यूपीएससी. क्वेश्चन नंबर 35. कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल. आंसर इज वेरी बेसिक, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस. इसके लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास किया था. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन which amendment made backward class commission as constitutional body. किस एक्ट की वजह से, किस अमेंडमेंट की वजह से? राइट द नेम ऑफ द अमेंडमेंट. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया गया. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 के लॉ से फॉर्म हुआ था. नेशनल लॉ कमीशन, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्या ये स्टैट्यूटरी है? फोर्थ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये कंज्यूमर एक्ट में है. ठीक है, ये स्टैट्यूटरी है पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. तो आंसर इज ओनली वन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. If the election of the president of India, इसमें बताना करेक्ट. अच्छा, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू शुड रीड क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट और इनकरेक्ट. तो करेक्ट पूछ रहा है. If the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duty of her office of president before the date of decision becomes invalid. नहीं, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड हो जाता है बट जो एक्ट्स कर रहे हैं दैट विल स्टिल बी वैलिड. So this is a wrong statement. Second, election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and elections are yet to take place. Can be और some की वजह से, please don't get confused. लक्ष्मीकांत का डायरेक्टली है, इसका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी.
इट कैन नॉट बी पोस्टपोन। क्योंकि मतलब कॉमन सेंस लगाइए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं तो इलेक्शन चल रहे होंगे, तो किसी ना कोई हाउस डिसॉल्व होगा ना कहीं, तो ऐसे पोस्टपोन तो नहीं कर सकते ना हमेशा के लिए परमानेंटली। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट दी है? मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी स्पेसिफिक चीज दी जा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है, तो चांसेस आर कि वो रेड फ्लैग होने का। नो टाइम लिमिट हैज बीन मेंशन। अच्छा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि अगर बिल को साइन करना है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक टाइम लिमिट, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, उन्हें टाइम लिमिट क्या थी राइट इन द कमेंट सेक्शन। उस जजमेंट में बिल को साइन करने की गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर टाइम लिमिट क्या दी गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है टाइम लिमिट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली गिवन द टाइम लिमिट कि उस टाइम लिमिट में बताना है। तो आंसर इज डी, none. Next, question number 37. With reference to the finance bill and money bill, consider the following statement. पहले ऑप्शन 2 देखेंगे। When the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject. It can only make recommendation. This is correct. Money bill के टाइम पे Rajya Sabha can only make recommendation. Don't get confused with only. This is from Lakshmikant directly कि सिर्फ एक recommendation ही दे सकता है। फिर next, first, when the Lok Sabha transmit the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Then option third, in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. This is correct. But a joint sitting becomes necessary in the finance bill. अब यूपीएससी ने इसको ओनली टू करेक्ट माना है, पर मतलब लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली ये चीज नहीं दी गई। लक्ष्मीकांत में दिया कि दिया गया कि जॉइंट सेटिंग नहीं कर सकते, मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Once the central government notifies an India's community reserve, first, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. कॉमन सेंस लगाइए, जनरल जो फॉरेस्ट होता है उसका जो प्रोटेक्शन करता है वो चीफ वार्डन के पास होता है, बट कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है तो मैनेजमेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी ये फॉर्म की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये कॉमन सेंस लगाना है कि चीफ वार्डन ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा है, पर कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करने से मैनेजमेंट कमेटी वो करेगी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 पे पढ़ते हैं। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस इज अगेन रॉन्ग। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्या वो वीट राइस डिफॉरेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं? दिस इज नहीं। कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह ग्रो करने कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड क्योंकि बहुत अनसस्टेनेबल है। देन हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। जनरल कॉमन सेंस करेक्ट। थर्ड, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। दिस इज करेक्ट क्योंकि मोस्टली ट्राइबल लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए दीज टू आर अलाउड। आंसर इज ओनली 2। तो आई होप यू आर गेटिंग हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन पेपर यूजिंग कॉमन सेंस। नॉलेज के अलावा कैसे मार्क्स मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39. विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया as schedule area takes place through an order of president. Second, the largest administrative unit forming the schedule area is the district and the lowest is the block. Third, the chief minister of the concerned state are required to submit annual reports to the union ministry on the administration of schedule areas in the state. अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि जो शेड्यूल एरियाज का जितना भी गवर्नेंस वाला सिस्टम है उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर को नहीं गवर्नर को दी जाती है। दिस वी ऑल नो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेकंड वाला, तो इसलिए थर्ड इज रॉन्ग। सेकंड वाले में द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज डिस्ट्रिक्ट, लोएस्ट इज ब्लॉक। ब्लॉक से नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि शेड्यूल एरिया में पॉपुलेशन इज वेरी लेस, तो ब्लॉक लेवल हमने ब्लॉक से नीचे क्या आता है? पंचायत और ईसा लेवल। तो इससे ऊपर ब्लॉक हमने इसलिए रखा है क्योंकि पंचायत लेवल पे देयर आर वेरी फ्यू पीपल ट्राइबल एरियाज में, तो ब्लॉक में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए फिजिबल हो जाए इसलिए हमने ब्लॉक सेलेक्ट करा है। दिस इज करेक्ट। और स्टेट में भी नोटिफिकेशन जितने भी शेड्यूल उसके आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल एरियाज के, तो वो प्रेसिडेंट ही निकालता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर है वो शेड्यूल एरिया का नोटिफिकेशन। दिस इज करेक्ट। आंसर इज ओनली 2। नेक्स्ट,
Question number 40. Consider the following statement. The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policy made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited, यानी discrimination से related, would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. यानी इसमें ये कि जितनी भी हम रिजर्वेशन पॉलिसी 16 के अंदर बनाएंगे तो दैट शुड बी इन सिंक विद एफिशिएंसी, मतलब रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा ना हो जिससे आर्टिकल 335 में एफिशिएंसी की बात की गई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 335. दिस इज करेक्ट. Statement 2. Article 335 of the Constitution defines the term efficiency of administration. It does not define. मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस वाली, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, दीज आर रेड फ्लैग्स. ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. रेड फ्लैग देखने के बाद यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. आपको नॉलेज भी अप्लाई करनी है, तभी कंफर्म करना है कि दैट रेड फ्लैग इज एक्चुअली रॉन्ग और करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 41. In which one of the following region was Dhanni-Kataka, which flourished as prominent Buddhist center under the Mahasangika located? Andhra, Gandhar, Kaling, Magad. अब I was not sure about the answer, पर मुझे काफी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे तो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था. तो अधिकतर मुझे हिस्ट्री में मैंने पॉपुलर या ऑड वन आउट वाली चीज फिगर आउट करी है, तो अधिकतर इट वर्क्स. तो इधर मैंने आई थॉट गंधार, कलिंग, मगध, दीज आर ओल्ड नेम्स. आंध्रा इज ऑल्सो ओल्ड नेम बट इट इज नेम ऑफ सतवानास को साउथ में आंध्रास बोलते थे. तो रिलेटिवली आंध्रा अभी भी प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश. गांधार, कलिंग, मगध के नेम्स आर चेंज नाउ. ये उड़ीसा में है, ये मगध भी चेंज हो गया बिहार में, पर आंध्रा था स्टिल देयर. मुझे आंसर इसलिए आई मार्क आंध्र करेक्ट एंड आंध्र इज द करेक्ट आंसर. यूपीएससी हिडन थोड़ी ट्रिक्स दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. I have told you in the previous classes, cheat code में I have told you endemic, native, indigenous, origin ऐसे वाले अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो these are red flag. तो ये बुद्धिस्ट नहीं होगा. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा एंशिएंट टाइम से हिंदुइज्म में भी है. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड, स्तूपा आर जनरली आर रिपोजिटरी ऑफ रेलिक. जनरली दिस इज करेक्ट. जनरल स्टेटमेंट जनरली क्वेश्चन में दिया है, स्टेटमेंट में दिया है. थर्ड, स्तूपा was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. ये तो पता है, बेसिक है, डायरेक्ट दिया है. स्तूपा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में यूज हुआ है. दिस इज करेक्ट. ओनली 2 वुड बी द आंसर. तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने लक्ष्य चीट कोड सीरीज में देखा है, तो उसके बाद यू हैव टू मार्क इट करेक्ट. देन विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पोहार एंड मुचीरी. मुचीरी इज वेरी फेमस साउथ इंडिया का पोर्ट. दिस इज पोर्ट, मतलब पोर्ट से रिलेटेड ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर. पीवाईक्यू में भी 2019 या 2020 में भी सिमिलरली 3 नेम्स ऐसी पोर्ट के पूछ चुका है, ऑलमोस्ट रिपीटेड है, और ये फेमस पोर्ट है. राइट इन द कमेंट सेक्शन ये मुझे पोर्ट कहाँ लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. Which one of the following explains the practice of Vata Kirutal as mentioned in Sangam poems? First, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड. क्या आपने किसी एनसीईआरटी या किसी बुक में पढ़ा है कि वुमेन बॉडीगार्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज? नहीं. सेकंड, लर्न पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर. ये भी नहीं. थर्ड, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल. दिस इज रॉन्ग. दिस इज लेम स्टेटमेंट. फोर्थ, a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself into death. ये संगम लिटरेचर में वी हैव रेड हीरोइक, उसके ऊपर मेगालिथ्स वगैरह ये बनाए जाते थे, उनके हीरोइक स्टोन्स वगैरह मार्क किए जाते थे. दिस वाज रिटन इन संगम. ये एनसीईआरटी तमिलनाडु की बुक्स में मेंशन्ड है कि संगम लिटरेचर में हीरोइक विक्ट्री, जो किंग्स की हीरोइक डेथ होती थी, वो उनके ऊपर स्टोन्स वगैरह उनके लिए बनाए जाते थे, स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उनकी सेक्रीफाइस को कमेमोरेट करने के लिए. तो दिस इज इन द संगम लिटरेचर. तो ये आपको गैस करके मार्क करना था. कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नॉलेज से नहीं आएंगे, पर कुछ कॉमन सेंस वगैरह लगाने से, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करने से यू कैन मार्क. देन हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी. क्वेश्चन इज आस्किंग कि 8th सेंचुरी से पहले इनमें से किस किंगडम ने पहले एस्टैब्लिश कर लिया था अपना डायनेस्टी? होयसाला, गढ़वाला, ककाडिया, यादव.
ये सारी की सारी 8th सेंचुरी के बाद है। हमें पता है 8th सेंचुरी से बिफोर कौन सी होंगी, बिफोर कौन सी है, जैसे सतवाहना, गुप्ता, मौर्य, हर्ष, ठीक है, ये सारी पहले की हैं। दिस इज गुर्जर प्रतिहारास, दीज आर बिफोर 8th सेंचुरी, दीज आर आफ्टर, मतलब 8th सेंचुरी के बाद 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी। आई होप आंसर डी ना, ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 46, विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। लिटरेरी वर्क दिया है, ऑथर दिया है। नाउ अगेन इसको स्किप कर सकते हैं, दिस इज नॉलेज बेस्ड, नो रेड फ्लैग, इट्स अ बिट टफ। ये वाला 45 क्वेश्चन भी नॉलेज बेस्ड है, बट इट इज रिलेटिवली इजियर। दिस इज टफ क्वेश्चन, इसको स्किप करना बेटर होता, आई वुड हैव स्किप्ड इट। क्वेश्चन नंबर 47, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks। यानी ऐसी कौन सी रिलीजियस फिलोसफी है जिसमें सोल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है एनिमल्स, रॉक्स, लिविंग नॉन लिविंग थिंग में माना गया है, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स not looked on as living by other religious sect। The above statement reflects one of the core belief of which of the following religious sect of ancient India। किस religious sect में सोल की ये आंसर इज जैनिज्म। जैनिज्म अभी बहुत केयरफुली, जो जैन मॉन्क्स होते हैं अपने आगे झाड़ू लेके चलते हैं जिससे किसी को हार्म ना कर पाए, तो दे आर वेरी केयरफुल कि किसी भी थिंग, वो मानते हैं हर चीज में सोल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हार्म ना पहुंचे जिससे उनकी सोल को हार्म पहुंचे, तो दिस इज जैनिज्म इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers along from the river to the capital city। अगेन ये चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर देवराय, कृष्ण देवराय, ये दोनों विजयनगर डायनेस्टी के, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर रूलर्स। तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री में ऑड वन आउट या फिर पॉपुलर नेम है वो वाली टेक्निक सबसे ज्यादा चलती है। एंड रिमेंबर ऑड वन आउट भी कॉमन सेंस वाला लगाना है, ऐसा नहीं कि 3 मेल है 1 फीमेल है तो जो 1 फीमेल है वो होगा, ऐसा वाला नहीं लगाना। बिल्कुल जो रैशनल ऑड वन आउट हो, जैसे मैंने आंध्रा वाला बताया था पहला क्वेश्चन कि आंध्रा मॉडर्न है तो बाकी सारे नाम पुराने हैं, विच डज नॉट एग्जिस्ट अभी भी, बट फर्स्ट नेम आंध्र प्रदेश से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज कवर करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने क्या कहते हैं आंसर्स देख लें इसके बाद बताया। आई हैड अटेम्प्टेड द पेपर खुद से, अलग से एग्जामिनेशन के बाद अलग से खुद से अटेम्प्ट किया था। आई हैड मार्क दैट आंध्रा वाला करेक्ट, क्योंकि कामली पेपर देता हूँ तो ये कॉमन सेंस वाली चीज समझ आ जाती है, लग जाती है। प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस कराए तो यू नो द ट्रिक्स एंड ऑल। तो आंसर इसका देवराय, ठीक है, देवराय, कृष्ण देवराय पॉपुलर नेम। बाकी आपने बहुत रेयरली ये नाम सुने, दिस इज द पॉपुलर नेम। नेक्स्ट 49, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडीवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। किस रूलर ने दिया था? अहमद शाह, मोहम्मद बेगरा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। सबसे ज्यादा पॉपुलर गुजरात का रूलर इफ यू वुड हैव कम अक्रॉस इज बहादुर शाह। मैंने अभी इनमें इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बहादुर शाह का ही नाम सुना था। आई डोंट नो अबाउट दीज अदर 3 ऑप्शन, तो इसलिए आई अटेम्प्टेड बहादुर शाह। अगर आपने अदर सुने ऑप्शन औरों के बारे में पता है तो ये ऐसे हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो स्किप इट और स्किप, नहीं तो बहादुर शाह अटेम्प्ट। आई अटेम्प्टेड, जब मैंने अलग से पेपर दिया था तो बहादुर शाह मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर 50, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? This is very basic. Answer is Charter Act of 18। Who was the first Governor General of India? Write in the comment section. कौन था first Governor General of India? Next, question number 51. We'll do question number 51 for next part.